हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का नर्सेस प्राइड की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस के अंदर। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा किडनी के जो बचा हुआ जो फंक्शंस था, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को, कि कैसे किडनी है जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिंथेसिस करती है, किन कंडीशंस के अंदर एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिंथेसिस होता है और ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कैसे वर्क करता है, क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम विटामिन डी का एक्टिवेशन की भी समझेंगे, कैसे किडनी हेल्प करती है विटामिन डी के एक्टिवेशन के अंदर, विटामिन डी अपनी बॉडी में क्यों ज़रूरी होता है, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन है, ये कैसे वर्क करता है, इसकी क्या कंडीशंस होती है, किन कंडीशंस के अंदर ये सीक्रेट होता है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सिक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। तो एरिथ्रोपोइटिन आप यहाँ से आप समझ सकते हो, एरिथ्रो मीन्स एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट क्या होती है? आरबीसी। ओके, क्या होता है? आरबीसी को फॉर्मेशन करने के लिए जो हार्मोन बॉडी को चाहिए होता है, वो हार्मोन कौन सा है? एरिथ्रोपोइटिन। तो किडनी है जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ये है किडनी फंक्शन। तो कैसे सिक्रेट करती है इसको हम डिस्कस करते हैं। एरिथ्रोपोइटिन सिक्रेट फ्रॉम जेजी सेल, रिपोज सेल। ओके, जेजी सेल के अंदर एक सेल होती है जिसको अपन ने स्पेशलाइज सेल है यहाँ पे, इस सेल को अपन नाम दिया है रिपोज सेल। ओके, ये क्वेश्चन है आपके लिए, रिपोज सेल। तो इस रिपोज सेल से जो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? नेफ्रॉन के अंदर। तो एरिथ्रोपोइटिन मेनली जेजी सेल से सिक्रेशन होता है। ओके, इट सिक्रेट ओनली इन रेस्पॉन्स ऑफ किडनी हाइपोक्सिया। तो जब बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है, हाइपोक्सिया मीन्स टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाना, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सीमिया मीन्स ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल। तो जब ये टिश्यू के अंदर, जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, तो वो जो ब्लड है वो किडनी की तरफ भी फ्लो करेगा। ओके, तो किडनी की तरफ फ्लो करने से किडनी को भी हाइपोक्सिक ब्लड मिलेगा। ओके, ऑक्सीजन का लेवल कम वाला ब्लड मिलेगा किडनी को। इस कंडीशन में किडनी क्या करेगी? जेजी सेल से एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को सीक्रेट करवा देगी। ओके, ये हार्मोन क्या करेगा? व्हेन किडनी बिकम हाइपोक्सिक, जेजी सेल सीक्रेट एरिथ्रोपोइटिन। नाउ एरिथ्रोपोइटिन रेस्पॉन्सिबल फॉर आरबीसी प्रोडक्शन फ्रॉम बोन मेरो। तो ये जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है जो किडनी के जेजी सेल से सिक्रेशन हुआ है, इसका ये हार्मोन क्या करेगा? बोन मेरो के ऊपर जाएगा, बोन मेरो में जाके ये हार्मोन आरबीसी को प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ओके, ये बोन मेरो को जाके कहेगा कि भाई ब्लड के अंदर आरबीसी की संख्या में कमी आई है, तो आप क्या करो कि आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करो। तो बोन मेरो क्या करेगा? फिर आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देगा, और इसकी वजह से आरबीसी बढ़ जाएगी। तो आरबीसी क्या करता है? मेनली O2 कैरिंग कैपेसिटी होती है आरबीसी की, जो O2 को बाइंड करता है आरबीसी, और ये फिर टारगेट टिश्यू की तरफ पहुंचा देता है, और O2 सप्लाई करवाती है आरबीसी। तो ब्लड के अंदर जो मेनली आरबीसी बढ़ जाएगी, तो ये क्या करेगी? ज़्यादा मात्रा के अंदर O2 सप्लाई करवाएगी। इसकी वजह से जो हाइपोक्सिक कंडीशन है वो भी ट्रीट हो जाएगी, और साथ ही साथ आरबीसी का प्रोडक्शन भी मेंटेन हो जाएगा वापस। इन केस ऑफ रीनल फेलियर, ओके, जब एक्यूट रीनल फेलियर की जो कंडीशन होती है, इनके अंदर क्या होता है? एनीमिया देखने को मिलता है। एनीमिया देखने को मिलता है। एनीमिया क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि रीनल फेलियर के अंदर क्या होता है? एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है जो नहीं बनाती है रीनल किडनी। जब किडनी फेल ही हो जाएगी, किडनी के फंक्शंस जब रुक जाएंगे, तो किडनी का फंक्शन एक ये भी है कि ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिक्रेशन करवाती है। तो जब किडनी फंक्शन ही नहीं करेगी, किडनी के फंक्शन डिक्रीज हो जाएंगे, तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं बनेगा। एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा तो आरबीसी कम होगी, आरबीसी का मैच्योरेशन नहीं होगा बोन मेरो से, आरबीसी प्रोडक्शन नहीं होगा बोन मेरो से, जिसकी वजह से क्या होगा? एनीमिया की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रीनल फेलियर के अंदर एनीमिया होता है, वो क्यों होता है। ओके, तो आप बता सकते हो कि जब रीनल फेलियर होता है तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं बनता है, जिसकी वजह से आरबीसी प्रोडक्शन नहीं होता। आरबीसी प्रोडक्शन नहीं होगा तो आरबीसी जब रहेगी नहीं ब्लड के अंदर, तो एनीमिया हो जाएगा। ओके, तो इस के लिए एक इंजेक्शन आता है, वो उसको अपन बोलते हैं इपोविर। तो ये इंजेक्शन क्या क्या करता है? इस इंजेक्शन के अंदर मेनली होता है एरिथ्रोपोइटिन। ओके, इसके अंदर मेनली एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है, जिसको हम इंजेक्ट करते हैं सबक्यूटेनियसली। ओके, जब एपिडर्मिस, डर्मिस, ये होती है यहाँ पे सबक्यूटेनियस। ओके, तो यहाँ पर इसको इंजेक्ट किया जाता है सबक्यूटेनियसली।
इपोगेन इंजेक्शन को, इसके अंदर मेनली क्या होता है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है। ओके, ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करवाता है, आरबीसी प्रोडक्शन करवा देगा बोन मैरो से। और इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एम्स के अंदर पूछा गया है कि एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का साइड इफेक्ट क्या है। तो इसका सीवियर साइड इफेक्ट है कि ये सीवियर हेडेक कॉज करता है, लगाने के बाद में पेशेंट को सीवियर हेडेक की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट, सिक्रेशन ऑफ थ्रोम्बोपोइटिन। यहाँ पे आप देख सकते हो थ्रोम्बो मीन्स थ्रम्बस बनाने वाली। ओके, ये क्या करेगी, थ्रोम्बस बनाने वाली सेल को सिंथेसिस करवाएगी, उनका प्रोडक्शन करवाएगी, थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन है। ओके, वो सेल है। ओके, मेनली सिक्रेटेड बाय लीवर। जो थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन है वो मेनली किससे सिक्रेट होता है, लीवर से। अगर एग्जाम के अंदर आपसे पूछे कि थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, तो ये होता है मेनली लीवर से। जबकि यहाँ पे किडनी के फंक्शंस की बात करते हैं तो कुछ अमाउंट के अंदर किडनी भी थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन को सिक्रेशन करती है। ये क्या कहाँ से होता है, ये सिक्रेशन प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से सिक्रेट होता है। ओके, थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लेटलेट्स इन बोन मेरो। तो थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन है ये, जो क्या करेगी, प्लेटिलेट का सिंथेसिस करवाती है। प्लेटिलेट क्या करवा देगी, जहाँ कहीं भी इंजरी होती है, वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, वहाँ पे ये क्या करवाती है, थ्रोम्बोस फॉर्मेशन करवा देती है। ओके, वहाँ पे ये क्लॉट बना देगी। ओके, और ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करती है। ओके, तो ये थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन है जो क्या करेगा, प्लेटिलेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, थर्ड फंक्शन है किडनी का। ये अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था, रास सिस्टम। ओके, ये अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। आप प्रीवियस क्लास के अंदर आप जाके, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा उस क्लास का, तो आप वहाँ जाके इस पूरे रास सिस्टम को आप ब्रीफली समझ सकते हो। तो किडनी है जो मेनली हाइपोक्सिया की कंडीशन में, हाइपोटेंशन की कंडीशन में, हाइपोवोलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, इन कंडीशन के अंदर किडनी क्या करेगी, रेनिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। ओके, ये रेनिन हार्मोन आगे जाके रेनिन एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन सिस्टम बनाएगा। ये सिस्टम क्या करता है, इन सभी कंडीशन को ट्रीट करता है। ओके, हाइपोनेट्रीमिया में कैसे ट्रीट करेगा, ये रेनिन है जो एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट करेगा, वहाँ से ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करवाएगा। एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ओके, तो जब सोडियम का लेवल बढ़ेगा, साथ साथ वाटर का लेवल बढ़ेगा, तो इसके अंदर क्या हो, एक तो हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन ट्रीट हो जाएगी, साथ ही साथ हाइपोवोलेमिया की कंडीशन ट्रीट हो जाएगी, हाइपोटेंशन की कंडीशन भी साथ साथ ट्रीट हो जाएगी। ओके, तो ये सिस्टम प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने डिस्कस कर दिया गया है। नेक्स्ट, व्हेन बीपी इंक्रीज किडनी रिलीज प्रोस्टाग्लैंडिन एंड बीपी डिक्रीज। तो इससे पहले अपन डिस्कस किया था हाइपोटेंशन के अंदर किडनी कैसे वर्क करती है। अब है, अगर बीपी अगर बढ़ गई है किसी पेशेंट की, तो इस कंडीशन के अंदर किडनी क्या करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिंथेसिस करती है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होता है, इनका एक्शन होता है वेजोडाइलेटर। ओके, तो ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देंगे, जिसकी वजह से जो ब्लड का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लड पीएच। जो किडनी है वो मेनली एसिड बेस इम्बेलेंस के अंदर भी वर्क करती है। कैसे वर्क करती है, किडनी मेंटेन ब्लड पीएच बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ओके, ये मेनली किस पे वर्क करती है, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पे वर्क करती है। ओके, किडनी, तो जब भी ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन का अमाउंट बढ़ जाएगा, मींस एसिडोसिस की कंडीशन हो जाएगी, तो किडनी यूरिन के थ्रू हाइड्रोजन आयंस को एक्सक्रीट कर देगी और जो एसिडोसिस की कंडीशन हो रही थी उसको वापस नेचुरल कर देगी। ओके, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस। एसिडोसिस के अंदर क्या होता है, H+ आयन का लेवल बढ़ जाता है, और एल्कलोसिस के अंदर क्या होता है, H+ आयन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये कंडीशन है एल्कलोसिस, एसिडोसिस, इनको किडनी क्या करती है, कंपनसेट करती है। नेक्स्ट, जो लंग्स है वो मेनली रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस के अंदर हेल्प करती है। जो लंग्स है मेनली रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर क्या होता है, CO2 का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। ओके, CO2 एक एसिडिक नेचर की गैस होती है, तो इस वजह से अगर क्रोनिक हाइपोक्सिया हो रहा है किसी को, और अगर किसी के ब्रेन इंजरी हो गई है जिसकी वजह से पेशेंट प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं कर पाता है, हाइपो वेंटिलेशन करता है, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, CO2 बॉडी के अंदर रिटेन होने लग जाती है, CO2 का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। तो ये CO2 मेनली क्या होती है, एसिडोसिस कोज करवाती है। और जब एल्कलोसिस की कंडीशन होती है, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि CO2 की कंडीशन कम हो जाती है और ऑक्सीजन की कंडीशन ब्लड के अंदर बॉडी के अंदर बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, एल्कलोसिस। एल्कलोसिस कब होगा, जब बॉडी हाइपर वेंटिलेट होती है। ओके, इन कंडीशन के अंदर तो मेनली रेस्पिरेटरी कंडीशन के अंदर लंग काम करेगा, और मेनली जो मेटाबॉलिक कंडीशन के अंदर है, जो किडनी प्राइमरी एक्शन करती है, मेंटेन करती है
एसिड बेस इम्बैलेंस को। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। तो किडनी जो है वो विटामिन डी का कैसे एक्टिवेशन करती है, बाय एनिमल सोर्स एंड बाय प्लांट सोर्स। इन दोनों से हम जो भी विटामिन लेते हैं, जो भी विटामिन डी लेते हैं वो इनएक्टिवेटेड होता है। ओके, तो किडनी जो है इनको क्या करेगी, एक्टिवेट करती है। ये अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मेजर सोर्स ऑफ विटामिन डी क्या होता है, सनलाइट। ठीक है, ये सनलाइट स्किन के ऊपर गिरती है। ओके, सनलाइट मेनली क्या होता है, अल्ट्रावोलेट रेज होती है। ये अल्ट्रावोलेट रेज स्किन के ऊपर गिरती है। तो अपन यहाँ पे अपन ने क्या किया है, जो अपन एनिमल सोर्सेज से अपन ने इंटेक किया है 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, जो मेनली कहाँ प्रेजेंट रहता है, अपनी स्किन के नीचे प्रेजेंट रहता है। तो ये जो सनलाइट है ये 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर गिरती है। ये 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा कोलेकेल्सीफेरोल के अंदर। ओके, विटामिन D3। ओके, ये क्या है यहाँ पे, प्रो विटामिन D3 है। ओके, ये कोलेकेल्सीफेरोल क्या होगा, नेक्स्ट जाएगा लीवर के पास में। ओके, लीवर से बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा 25 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3। ओके, तो ये जो कोलेकेल्सीफेरोल था ये 25 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब ये 25 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 है, ये जाएगा किडनी के पास में। तो किडनी क्या करेगी, इसको एक्टिवेट कर देगी। एक्टिवेट फॉर्म क्या है इसकी, 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3। तो ये क्या है, इसकी एक्टिवेट फॉर्म है। ओके, तो डाइटरी इंटेक क्या है विटामिन के, फिश है, मीट है और विटामिन सप्लीमेंट्स है। और ये जो एक्टिवेटेड विटामिन है ये क्या करेगा, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन और बोन मिनरलाइजेशन को भी ये बढ़ा देता है। तो अब यहाँ पे किडनी ने विटामिन D3 को एक्टिवेट कर दिया है। तो नाउ किडनी एक्टिवेट विटामिन D3 बट D3 नॉट एक्ट ऑन किडनी फॉर कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन। तो डायरेक्टली अपन देखें तो डायरेक्टली जो विटामिन D3 है वो किडनी पे एक्ट नहीं करता है, ये इनडायरेक्टली एक्ट करता है और कैल्शियम को रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। इनडायरेक्टली कैसे एक्ट करता है, ये मेनली वर्क करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो जो D3 है, विटामिन D3 है, वो मिजेंट्रिक सेल के पास में जाएगा। मिजेंट्रिक सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइन के अंदर मिजेंट्रिक सेल प्रेजेंट होती है। ये यहाँ पे ब्लड के थ्रू जाएगा और ये क्या यहाँ पे जाने के बाद में क्या करवा देगा, mRNA के सिंथेसिस को बढ़ा देगा। ओके, mRNA का सिंथेसिस को बढ़ा देगा। नाउ mRNA इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। तो जो mRNA है वो क्या करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन को सिक्रेशन को बढ़ा देगा। इस प्रोटीन को ज़्यादा इसको बढ़ाएगा। ओके, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन को बॉडी के अंदर सिंथेसिस करवा देता है। अब ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन नाम से सिद्ध होता है कि ये कैल्शियम को क्या करती है, बाइंड कर लेगी। ओके, दिस कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इंक्रीज कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। ओके, ये क्या करती है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन जो अपन ने फूड इंटेक किया है उसका डाइजेशन हुआ है, फिर उसको एब्जॉर्प्शन के लिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, तो ये क्या करेगी, फिर कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प कर देगी। ओके, तो इस तरह विटामिन D3 है वो कैल्शियम को इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन करवाता है। साथ ही साथ विटामिन D3 है वो डिक्रीज रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैस्ट्रिक कैंसर को डिक्रीज कौन सा विटामिन करता है, तो विटामिन D3 जो है वो गैस्ट्रिक कैंसर की रिस्क को कम करता है। नेक्स्ट, कैल्शियम जो रीएब्जॉर्प्शन हुआ है, कैल्शियम क्या है, एक 4th नंबर क्लोटिंग फैक्टर है। क्लोटिंग फैक्टर मीन्स ये क्या करेगा, ब्लड को क्लोट करने में, जो ब्लड की जो क्लोटिंग फैक्टर की जो प्रोसेस है, जो ब्लड की क्लोटिंग की प्रोसेस है उसके अंदर ये क्या करता है, हेल्प करता है ब्लड को क्लोट होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन D रिचेस्ट सोर्स क्या है, कॉड लिवर ऑयल और स्पिनिच। ये दोनों ही काफ़ी